हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोगों के बीच में जीएस जीके की इस 7वीं क्लास में जो कि साइंस का हम लोग जो विज्ञान की 7वीं क्लास लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। जी हाँ, जीके जीएस की थ्योरी क्लास। जैसा कि 6 क्लास हमारे पहले से अपलोड है, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज ये आपको 7वीं क्लास जीके जीएस की कराई जा रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये, बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं ये। आप यहाँ से पढ़ के आप यहाँ से जितने भी चीज़ आपको पढ़ाए जाएंगे सब एग्ज़ाम से बहुत ही रिलेटेड हैं और वही चीज़ पढ़ाया जाएगा जो पढ़ाया जा रहा है इस जीके जीएस थ्योरी क्लास में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे क्लास को। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं। आज आज हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, श्वसन के बारे में। जैसे आप लोग जानते हैं कि ये 7वीं क्लास है जीके जीएस थ्योरी की। तो आज हम श्वसन के बारे में, रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। जी हाँ, श्वसन की जो प्रक्रिया है इसमें क्या होता है कि CO2 आपको बाहर निकालना होता है तथा ऑक्सीजन O2 जो है अंदर लेना होता है। तो इसे ही हम श्वसन की प्रक्रिया बोलते हैं। अगला देखेंगे, इस प्रक्रिया से एटीपी ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है और जो शरीर के कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। जी हाँ, इसमें शरीर से जो है एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो हम लोग देखना भी है, 36 एटीपी ऊर्जा भी निकलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो इसे भी इसी तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ श्वसन प्रक्रिया के दौरान एटीपी जो है रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि आप थोड़ा हम सीक्वेंस देख लेंगे यहाँ पर। तो एटमॉस्फेयर जो है ऑक्सीजन, फेफड़ा, फिर ब्लड, टिश्यू, सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर C6H12O6, फिर CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस है जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। जो हम श्वसन का एक जो सीक्वेंस है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। किसी तरह हम अपने श्वसन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, ये फेफड़े में जाता है, फिर यहाँ से ब्लड में, ब्लड से फिर टिश्यू, टिश्यू से फिर सेल, फिर यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से फिर आप हमारे C6H12O6, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में बाहर होता है। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि ये श्वसन का हमारा जो सीक्वेंस है, ये क्रम है, एक हमने इसी रूप में देख लिया। अगला हमने देखेंगे कि मनुष्य के सांस में 500 ml हवा ग्रहण करता है। जी हाँ, मनुष्य जो एक सांस लेता है उसमें लगभग 500 ml तक हवा ग्रहण करता है और 1 मिनट में 12 से 16 बार वह हवा को छोड़ता और अंदर करता है। जी हाँ, 1 मिनट में वो 12 से 13 बार सांस लेता है, अंदर करता है। तो इस तरह लगभग वह 6,000 मिलीग्राम तक वह हवा को ग्रहण करता है और छोड़ता है। तो इसे आप लोग देख सकते हैं। अगला देखेंगे, क्रम की बात करें तो यहाँ पर जो है ये नोज हो गया जो कि ग्रसनी, फिर नेक्स्ट, फिर आपका ट्रेकिया श्वास नली, फिर श्वसनी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियल श्वसनिका, कुबिका। ये हमारे श्वसन से संबंधित जो चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर जो काम आती हैं श्वसन में। तो उनका एक क्रम हमने देख लिया कि यहाँ से नोज से शुरू होकर फिर फिरनिक्स से फिर ट्रेकिया श्वास नली, फिर यहाँ से श्वसनी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर ब्रोंकियल, ब्रोंकियल से फिर श्वासनिका, कोबिका, एलोवेली तक जाती है। तो ये हमारे श्वसन के अंगों का क्रम हो गया। ये श्वसन के अंगों का क्रम है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, कोपिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब, जो कि एलोवियल उसे बोलते हैं, जो कि श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट करिएगा। यहाँ पर कुछ की पॉइंट है जिनको हम नोट कर सकते हैं। तो ये श्वसन तंत्र, जैसे श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कौन है, ये हमारी कोपिका है, जिसे एल्वियोली कहते हैं, एल्वियोली। इसे आप लोग याद रखेंगे। ट्रेकिया में उपास्थि से निर्मित सी आकार के रिंग आकार में पाई जाती है, जो हवा की अनुपस्थिति में श्वास नली को चिपकने से रोकती है। जी हाँ, तो यहाँ हमने देख लिया कि यह ट्रेकिया के उपास्थि से निर्मित होती है और सी आकार की होती है। कुपिका जो है सी आकार की होती है और रिंग में पाई जाती है, जो हवा की अनुपस्थिति में श्वास नली को चिपकने से रोकती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और यह गैसों का विनिमय होता है यहाँ पर लंग और एलोवेली के रूप में। तो यहाँ हम लोग इसे देख लेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे कि गैसों का विनिमय जो है गैसों का विनिमय होता है लंग्स और एलोवेली से, कोपिका से। तो यहाँ हमने देख लिया। अब अगला हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम आप लोग याद सकते हैं, कोपिका जो है श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। सी आकार की होती है, हवा में अनुपस्थिति में श्वास नली को चिपकने से रोकती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ गैसों का विनिमय होता है, जी हाँ, लंग्स और एलोवेली की उपस्थिति में। अगला देखेंगे, श्वसन क्रिया जो है, श्वसन क्रिया मुख्यतः 3 चरणों में होता है। जी हाँ, यह 3 चरणों में होता है। पहले श्वास क्रिया,
दूसरा गैसों का विनिमय, तीसरा गैसों का परिवहन। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि श्वसन क्रिया जो है 3 चरणों में होती है। पहली श्वास क्रिया, दूसरा गैसों का विनिमय, तीसरा गैसों का परिवहन। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे श्वास क्रिया में ऑक्सीजन का अंतःकरण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बहिष्करण होता है और गैसीय विनिमय से वायुकोष्ठों विनिमय का प्राथमिक स्थान और रुधिर के बीच आंशिक दाब के कारण गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि श्वास क्रिया में ऑक्सीजन तथा का अंतःकरण और कार्बन डाइऑक्साइड का बहिष्करण होता है। गैसीय विनिमय से वायुकोष्ठों विनिमय का प्राथमिक स्थान और रुधिर के बीच आंशिक दाब के कारण गैस का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया श्वसन के बारे में देखा। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कोशिकीय श्वसन। जी हाँ, कोशिकीय श्वसन के बारे में जानेंगे। कोशिकीय श्वसन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे कि उसकी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो उसकी शोषण करते हैं, शोषण कहते हैं। जी हाँ, ऑक्सीकरण वह ऑक्सीकरण की प्रक्रिया उसकी शोषण कहते हैं। इसमें ग्लूकोज रासायनिक ऑक्सीकरण होता है जिसमें ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्राप्त होते हैं। यह विधि एंजाइम, हार्मोन्स और एंजाइम द्वारा नियंत्रित अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं की जटिल श्रृंखला होती है। यह 2 प्रकार की होती है। जी हाँ, यह कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार की होती है। एक वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। एक अवायवीय जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। कोशिकीय श्वसन जो है 2 प्रकार के होता है। एक वायवीय या जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, एक अवायवीय होता है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है। अगला देखते हैं ग्लूकोज, जिसमें 6 कार्बन का पाइरूवेट 3 कार्बन में ऑक्सीकरण कोशिका की कोशिका द्रव में होती है। एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीकरण वायवीय प्रक्रिया कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तीसरा देखा जाए तो एंजाइम कोशिका की श्रृंखला द्वारा इलेक्ट्रॉनों का अंतिम ग्राही तक परिवहन होता है और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में होती है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि C6H12O6 पायरोबिक एसिड CO2 + H2O + 36 ATP ऊर्जा, इसे क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। यह जो फार्मूला है इसे क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर देख लिया आपने कि यह जो है इस फार्मूले को हम लोग क्रेब्स चक्र के नाम से भी जानते हैं, क्रेब्स चक्र के नाम से। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया, कोशिकीय श्वसन पढ़ लिया, श्वसन पढ़ लिया, इसके बारे में देखा हम लोग। श्वसन और कोशिकीय श्वसन में कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार के, वायवीय अवायवीय, जिसमें आपका ग्लूकोज के 6 कार्बन, पाइरूवेट के 3 कार्बन। ऑक्सीकरण कोशिका की कोशिका द्रव में होती है। एसिटिल कोएंजाइम में ऑक्सीकरण तथा वायवीय प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एंजाइम कोशिका की श्रृंखला द्वारा इलेक्ट्रॉनों का अंतिम ग्राही तक परिवहन होता है और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में होती है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन। जी हाँ, उत्सर्जन के बारे में देखेंगे। जंतुओं में उपापचयी क्रियाओं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से बाहर त्यागना ही उत्सर्जन कहलाता है। जी हाँ, जंतुओं के उपापचयी क्रियाओं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर त्यागना ही उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थ अलग अलग होते हैं, जैसे कि CO2, NH3, यूरिया आदि। इसी आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कि 3 वर्गों में क्या बांटा गया है। तो इसमें एक एमिनोटेलिक, जी हाँ, जो कि उत्सर्जित पदार्थ में अमोनिया सबसे जहरीला होता है, जैसे कि मछलियाँ, उभयचर, जलीय कीट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला एमिनोटेलिक होता है। इसमें उत्सर्जित पदार्थ में अमोनिया सबसे जहरीला होता है, जैसे कि मछलियाँ, उभयचर, जलीय कीट। दूसरा होता है यूरियोटेलिक। जी हाँ, इसमें उत्सर्जित पदार्थ यूरिया, जैसे कि स्तनधारी हो गए, मेढक हो गए, समुद्री मछली हो गई, सब आते हैं। दूसरा होगा यूरोकोटेलिक। जी हाँ, इसमें उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल सबसे कम जहरीला होता है। इसमें पक्षी वर्ग, घोंघा, सरीसृप आदि आते हैं। तो यूरोकोटेलिक में आपका पक्षी वर्ग, घोंघा, सरीसृप आते हैं। यूरोटेलिक में आपका स्तनधारी मनुष्य, मेढक, मछली आदि आते हैं। तथा एमनियोटेलिक में आपकी मछलियाँ, उभयचर, जलीय कीट आदि आते हैं। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे कि अधिकांश अकशेरुकियों में संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है, जबकि कशेरुकियों में जटिल नलिकाकार अंग होते हैं, जिन्हें वृक्क या किडनी कहते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अब मानव उत्सर्जन तंत्र। जी हाँ, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिया चक्र को क्रेब्स हैक्सलेट चक्र भी कहते हैं। यूरिया चक्र को क्रेब्स या हैक्सलेट चक्र भी कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे कि मनुष्य में उत्सर्जित पदार्थ यूरिया का निर्माण यूरिया चक्र के द्वारा यकृत, लीवर में होता है, जबकि इसका उत्सर्जन वृक्क में होता है, किडनी में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये कभी कभी इसी फैक्ट में हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मनुष्य में उत्सर्जित पदार्थ यूरिया का जो निर्माण है यूरिया चक्र के द्वारा यकृत में, लीवर में होता है, जबकि इसका उत्सर्जन जो है वृक्क या किडनी में होता है। तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आइए चित्र के माध्यम से थोड़ा हम लोग देखेंगे कि वृक्क, ये जो है वृक्क है आपका, वृक्क ये हो गया, किडनी, पृष्ठ धमनी हो गया, यहाँ पर मूत्रवाहिनी हो गई है, मूत्राशय यहाँ पर हो गया, मूत्रमार्ग ये हो गया,
यहाँ पे बल्कुट हो गया, मेडुला की ये बात करें तो यहाँ पे पेल्विस ये हो गया, पश्च महाशिरा यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से थोड़ा देख सकते हैं कि कौन कौन से यंत्र कहाँ कहाँ पे हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे मानव उत्सर्जन में 4 प्रमुख संरचनाएं होती हैं। जी हाँ, मानव उत्सर्जन तंत्र के 4 प्रमुख संरचनाएं। जी हाँ, जिसमें ब्रिक हो गया, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिक, ये हो गया ब्रिक हो गया आपका, ये ब्रिक हो गया। अगला देखेंगे यहाँ पर मूत्रवाहिनी। जी हाँ, मूत्रवाहिनी, ये मूत्रवाहिनी हो गया यहाँ पर, ये ब्रिक हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया। उसके बाद अगला हम देखेंगे मूत्राशय। जी हाँ, ये मूत्राशय यहाँ पर मूत्राशय। उसके बाद फिर अगला हो जाएगा हमारा मूत्रमार्ग, ये मूत्रमार्ग हो जाएगा। तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र के 4 प्रमुख संरचनाएं हैं। ब्रिक के बारे में पहले पढ़ेंगे। किडनी जिसकी उत्पत्ति इसका मेसोडर्म से होता है। जी हाँ, ये मनुष्य का उत्सर्जनीय अंग कहलाता है। और ब्रिक जो है सेम के बीज की आकृति का गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा अंतिम वक्षीय और तीसरी कटिकशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होती है। जी हाँ, आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होती है ब्रिक। अब यह मनुष्य का उत्सर्जनीय अंग है। अगला देखेंगे, मनुष्य के बैस में ब्रिक की लंबाई जो है 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है इसकी 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई जो है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है तथा वजन जो है इसका 120 से 170 ग्राम होता है। जी हाँ, किडनी इसकी बात हो रही है यहाँ पर। 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, ऊंचाई लंबाई, चौड़ाई 5 से 7, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर और वजन जो है 120 से 170 ग्राम होता है। अगला देखेंगे, रीनल कैप्सूल के बाहर एडिपोज कैप्सूल का आवरण जो कि वसा फैट से बना तथा किडनी को बाहर की चोटों और झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। जी हाँ, ये रीनल कैप्सूल जो है ये बाहर जो होता है एडिपोज कैप्सूल का आवरण की तरह होता है जो कि वसा फैट से बना होता है और ये किडनी को बाहरी चोटों इसके झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम देख सकते हैं कि रीनल कैप्सूल जो है ये किडनी को, ब्रिक को चोटों और झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, वृक्क के केंद्रीय भाग अवतल सतह के मध्य में खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। इससे होकर मूत्र नलिका, रक्तवाहिनियाँ और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। जी हाँ, वृक्क के केंद्रीय भाग में अवतल सतह के मध्य में खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। इसे होकर मूत्र नलिका, रक्तवाहिनियाँ और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, हाइलम के भीतर और कीप के आकार की रचना होती है जिसे वृक्कीय सीढ़ी या पेल्विस कहते हैं और इसके निकलने वाले प्रक्षेपों प्रोजेक्शन को कैलिक्स कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, किडनी का जो आंतरिक भाग है 2 क्षेत्रों में बटा होता है। जी हाँ, या 2 क्षेत्रों में बटा होता है। बाहरी और गहरे रंग का क्षेत्र कॉर्टेक्स जिसे वल्कुट कहते हैं। आंतरिक हल्के रंग का क्षेत्र मॉड्यूला कहते हैं। जी हाँ, किडनी के हाइलम वाले भाग को वृक्कीय धमनी या रेनल आर्टरी जिसे ऑक्सीजनित रक्त लेकर प्रवेश करती है, जबकि यहीं से वृक्कीय सिरा रेनल वेन किडनी से विशुद्ध ऑक्सीजनित रक्त बाहर निकलती है। तो यहाँ हमने देख लिया कि किडनी का जो हाइलम वाला भाग होता है सब वृक्कीय धमनी जिसे ऑक्सीजनित रक्त लेकर प्रवेश करती है। हाइलम वाले भाग से वृक्कीय धमनी जो होती है रेनल आर्टरी होती है, इसमें ऑक्सीजनित या शुद्ध रक्त लेकर प्रवेश करती है, जबकि यहीं से वृक्कीय सिरा रेनल वेन जो है किडनी से शुद्ध रक्त लेकर बाहर निकलती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, हाइलम वाले भाग से ही मूत्रवाहिनी यूरेटर मूत्र को किडनी से बाहर निकाल कर मूत्राशय में पहुंचाती है। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन्स होते हैं। जी हाँ, नेफ्रॉन्स होते हैं। प्रत्येक किडनी में इनकी संख्या लगभग 10 लाख होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन्स होती हैं। इसकी संख्या प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख से अधिक होती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, मूत्रवाहिनी यूरेटर जिसके बोलते हैं, इनकी संख्या 2 होती हैं। जी हाँ, ये मूत्रवाहिनी 2 होती हैं। प्रत्येक किडनी से एक मूत्रवाहिनी मूत्र को लेकर मूत्राशय में पहुंचाती है। उनकी लंबाई जो है 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। जी हाँ, मूत्रवाहिनी की संख्या 2 होती है। किडनी भी 2 होती है तो इसलिए इनकी संख्या भी 2 होती है और जो उनके है इनकी लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। यह मूत्रवाहिनी से मूत्र को लेकर मूत्राशय में पहुँचाती है, इनका यही काम। अगला देखेंगे, मूत्राशय। मूत्राशय जी हाँ, यूरिनरी ब्लैडर पेशी से बने इसमें डेट्रेसर पेशी पाई जाती है। जी हाँ, मूत्राशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? डेट्रेसर पेशी पाई। इनका मुख्य कार्य है पेशाब के दौरान सिकुड़कर मूत्र को बाहर ढकेलना और मूत्र जमा होने पर शिथिल होकर मूत्र को रोके रखना। जी हाँ, ये जो है डेट्रेसर पेशी पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य ये है कि पेशाब के दौरान सिकुड़कर मूत्र को बाहर ढकेल देती है तथा मूत्र जमा होने पर शिथिल होकर मूत्र को रोके भी रखती है। कौन सा? आपकी डेट्रेसर पेशी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे, मूत्र मार्ग। जी हाँ, जो कि यूरेथ्रा बोलते हैं। उत्सर्जन तंत्र का अंतिम नलिकाकार भाग होता है और मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर उत्सर्जित करता है मूत्र मार्ग। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, मूत्र मार्ग यह यूरेथ्रा होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे नेफ्रॉन्स के बारे में। जी हाँ, नेफ्रॉन्स किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जिसकी संख्या लगभग 10 लाख होती है और मूत्र का निर्माण जो है वृक्क में होता है। जी हाँ, किडनी में होता है। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है।
मूत्र की विशेषताएँ थोड़ा हम देख लेते हैं। इनकी विशेषताएँ हैं कि 1.5 से 2 लीटर मूत्र विसर्जित रोज़ होता है। जी हाँ, कम से कम आदमी 1.5 से 2 लीटर मूत्र विसर्जन रोज़ करता है और 25 से 30 ग्राम यूरिया प्रतिदिन निष्कासित होता है। आदमी जब 1 से 1.5 लीटर अगर मूत्र विसर्जित करता है तो 25 से 30 ग्राम यूरिया निष्कासित करता है। पीएच मान की बात की जाए तो इसका पीएच मान 4.5 से 8.5 के बीच होता है। जी हाँ, क्षारीय से अम्लीय तक इसका पीएच मान होता है। मूत्र संघटक जो है में 95% जल होता है। जी हाँ, इसके संघटक में 95% जल होता है और 2 से 5% कार्बनिक पदार्थ जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिन, यूरिक एसिड आदि निष्कासित होता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि इसमें मूत्र के संघटक में लगभग 95% तो जल होता है, बाकी 2 से 5% में आपके अमोनिया होता है, नाइट्रोजन होता है, क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिन होता है, यूरिक एसिड आदि होते हैं जो इससे निष्कासित होते हैं। तो आप लोग इसे देख सकते हैं। तो इस तरह हमने आज का हमारी क्लास थी। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। हमने श्वसन के बारे में जाना, किडनी के बारे में जाना और हमारे जो उत्सर्जी अंग थे उनके बारे में जाना। तो जिसमें यूरेटर हो गया, आपका यूरिनरी ब्लाडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, नेफ्रॉन्स के बारे में इसी तरह हम लोगों ने जाना। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। आइए लास्ट में हम आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे, इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? जी हाँ, C5H12O6, C6H12O6, C7H11O6, C8H12O6। तो इनमें चारों में से ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला सवाल पूछेंगे कि मानव सृजन तंत्र में मूत्र वाहिनी की संख्या कितनी होती है? 1, 4, 3, 2। तो आपको बताना है कि मानव सृजन तंत्र में मूत्र वाहिनी की संख्या कितनी होती है। इसे हम पढ़ा भी चुके हैं। अगला देखेंगे किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? लीवर, नेफ्रॉन्स, हाइलम, न्यूरॉन्स। तो आप लोग इसका उत्तर जो हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ हमने बहुत अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो तो हमारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, यहीं से सवाल बनते हैं, जो भी साइंस के पोर्शन में सवाल बनते हैं इन्हीं सब चीज़ों से बनते हैं। इतना अगर आप कर लेंगे तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है श्वसन के चैप्टर से। तो यहाँ श्वसन और कोशिका के बारे में हमने पढ़ा, श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ा, कोशिकीय श्वसन में हमने पढ़ा। बाकी उत्सर्जन को हमने पढ़ा। उत्सर्जन में 3 प्रकार के उत्सर्जन यंत्र होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। बाकी यहाँ पर हमने वृक्क के बारे में पढ़ा और फिर मानव उत्सर्जन की 4 प्रमुख संरचनाओं को हमने पढ़ा। तो इस तरह हमने यहाँ पर आज कई चीज़ों इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्लियर किया जो हमारे एग्जाम में कभी ना कभी पूछ ही लिया जाता है। तो आप लोगों को क्लास कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताएं और हमारे इस GS विद प्रेम की यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें और इसे लोगों को शेयर करें। और ये हमारी 7वीं क्लास है GK GS थ्योरी की। अब हम लोग आगे कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी हम आप क्लास आप लोगों के बीच में लेकर आएँ। अभी 4 से 5 क्लास हमारी जो है जीव विज्ञान की चलेगी। उसके बाद फिर हम पॉलिटी का सेगमेंट लेकर आएंगे, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग नोट्स मिलेंगे। 60 मतलब छोटे छोटे नोट छोटे छोटे क्लास के माध्यम से आपको इतनी चीज़ें क्लियर कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस नोट से आपके कितने अच्छी नोट्स है। आप लोग इसे खुद पढ़ के एक बार जान सकते हैं कि आपको भी कम शब्दों में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। चलिए फिर हम लोग एक नए क्लास में मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।